मेरा मेडिकल जो टेस्ट था वो हुआ था 23 दिसंबर 2021 को। उसके नेक्स्ट डे ही मेरी फाइल लॉन्च हो गई थी 24 को। फिर 11 जनवरी को मेरा हुआ था बायोमेट्रिक्स एंड 14 जनवरी को मेरा मेडिकल अपडेट हुआ था मेरी जीसी की पर। उसके बाद फिर वो वेट वाला जो दौर होता है जब आपको वीज़ा आने का वेट करना होता है। तो करीब 77 डेज़ बाद 11 मार्च की रात को 2:30 के आसपास मेरे पास एक मेल आता है, जो कि ऑफ़ कोर्स मैंने अगले दिन सुबह उठकर चेक किया था। वो जब मेल था तो वो एक जीसी कीपर अपडेट जो भी आता है उसका मेल होता है आपके पास। तो एक अपडेट आया हुआ था, एक मैसेज आया हुआ था। तो जब मैंने अपनी जीसी की खोल कर देखी तो वो रिफ्यूज़ल था, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। तो उसके बाद मैंने क्या किया वो मैं अब आपको बताऊँगा। यार रिजेक्शन आने के बाद कैसा फ़ील होता है आई नो, क्योंकि आप इतना टाइम, इतना पैसा, इतना सब कुछ मेहनत, सब कुछ इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर। उसके बाद अगर आप 3-4 महीने रुकने के बाद, क्योंकि अभी टाइम स्पैन बहुत बढ़ चुका है वीज़ा आने का। पहले कभी हुआ करता था 15-20 दिन में एसडीएस कैटेगरी का रिप्लाई आया करता था। लेकिन अब 3 महीने तो नॉर्मल हो चुका है, 2.5 से 3 महीने। उसके बाद अगर रिजेक्शन आता है तो फिर एक सेटबैक आता है, एक धक्का-सा लगता है। तो मेरे साथ वही हुआ था जब मैंने मेल देखा, एक बार के लिए मुझे लगा कि यार ओके, बट मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो होता है किसी वजह से होता है और उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है जो मैं उस टाइम नहीं पता होती। तो उस टाइम एक बार के लिए मुझे ऑफ कोर्स गंदा लगा, किसी को भी लगता है, रिजेक्शन आया। उस टाइम मैंने बजाय ज़्यादा टाइम एक कोने में बैठकर डिप्रेस्ड रहने से ये सोचा कि यार अब किया क्या जाए, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर एक सिंपल सी बात है, एसडीएस कैटेगरी में आपका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एसओपी, क्योंकि इंटरव्यू फेस टू फेस है नहीं इसमें। अगर आपका एसओपी ही एक पीस ऑफ पेपर है कहने को, लेकिन एसओपी ही ढंग का नहीं होगा तो वीज़ा ऑफिसर जो भी वो पढ़ रहा होगा वहाँ बैठ के, वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, मेरे मामा कनाडा में हैं, मैंने उनसे बात करी। उनसे मैंने पूछा कि यार अब एसओपी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। मैंने उन सबको एसओपी भेजा। तो फिर मुझे लगा कि यार एसओपी इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें मुझे ढीला ढीला नहीं करना चाहिए कुछ भी ना, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो मुझे लगे कि इम्प्रूव हो सकता है। और क्योंकि मेरा ऑफ कोर्स फर्स्ट फाइल रिजेक्ट हो चुका था, तो सबसे बात करने के बाद मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला जो कि एक कंसल्टेंसी का था, क्योंकि मैंने सोचा कि यार इस बार आई थिंक मुझे एसओपी में एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि दोबारा से मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता था जो गलती मुझसे फर्स्ट में हुई, जो क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो रिजेक्ट हो चुका था। अब मैं दोबारा वो चीज़ नहीं करूँगा ऑफ कोर्स। एक स्पेशल थैंक्स यार मेरे फ्रेंड ध्रुव को, जिसने मेरा पूरा एसओपी बनवाया था जब मैंने ये फाइनलाइज़ नहीं किया था कि मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए। तो पूरा एसओपी बैठ के उसने मेरे साथ बनवाया। जब मैंने उसको बताया मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, दोबारा से एसओपी बनेगा, फिर उसने भी बाद में मुझे यही सजेशन दिया कि मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिफ्यूज़ल में। जैसे मुझे नहीं पता था रिफ्यूज़ल में एसओई लगेगा, और मैंने ऑनलाइन पढ़ा, कई जगह लिखा था एसओई लगेगा, बट मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा होता है वो। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब बाहर से हेल्प लेनी चाहिए। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प सीख करना है, तो मैंने कॉन्टैक्ट लिया सुरभि ट्यूटोरियल्स एंड इमिग्रेशन का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उनका वेबसाइट और इंस्टाग्राम। मैंने रिव्यूज़ पढ़े उनके, और सेल्टा सर्टिफाइड टीचर हैं जो खुद सुरभि मैम जो हैं, जो फाउंडर हैं यहाँ की, उनके रिव्यूज़ गूगल के पढ़े, उनकी फर्म के रिव्यूज़ पढ़े मैंने, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। तो मुझे लगा कि यार अब आई थिंक मुझे यहाँ से हेल्प लेना सही रहेगा। और ये वीडियो उनसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि काफ़ी जेन्युइन और हेल्पफुल था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे मैंने पूछा कि मेरे एसओपी में एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तब उन्होंने बताया कि यार एसओपी जो होता है वो 2 मकसद के लिए होता है मेनली। एक कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हो, एक कि आप वापस आओगे। ये 2 रीजंस आपको अच्छे से जस्टिफाई करने होते हैं, और इस तरह से कि वो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंसिंग लगे। उसमें अगर आपने कुछ हेर फेर, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता उस एसओपी में। तो फिर मैंने उनको एसओपी उन्हीं से बनवाया, और एसओई भी बनता है रिजेक्शन के बाद, जो कि होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो बनवाने के बाद एक्सप्लेनेशन, सो स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उसमें ये होता है कि जो भी आपके रिजेक्शन के रीजंस हैं, जैसे मेरा था नॉट सेटिस्फाइड दैट यू लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, जो कि बहुत कॉमन रीज़न था। उसमें आपको जस्टिफाई करना होता है एसओई में, एक्सप्लेनेशन में, कि आप
एक्चुअली कनाडा छोड़ोगे तो आपको उनको कोई सॉलिड रीज़न, सॉलिड स्टोरी देनी पड़ती है। तो SOE और SOP दोनों उन्हीं से मैंने बनवाए और उन्हीं से ही फाइल लॉन्च करवाई, सेकंड फाइल मेरी 16 मार्च को। फाइल लॉन्च होने के बाद फिर वही प्रोसीजर, इस बार बायोमेट्रिक्स मेडिकल होना नहीं था क्योंकि वो हो चुका था ऑलरेडी। आपका मेडिकल 1 साल के लिए वैलिड होता है, बायोमेट्रिक्स 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो मैंने दोबारा फीस पे करी वीज़ा की, जो कि कुछ $150 थी, बायोमेट्रिक्स की नहीं करनी थी, वीज़ा की मैंने दोबारा करी। उसके बाद वेट, फिर वही सेकंड टाइम। इंस्टाग्राम पे एक्चुअली कुछ पेजेस हैं जो आपको PPR के अपडेट्स देते हैं, तो मैं रैंडमली पेजेस चेक करता था कि किसका कब वीज़ा आया, तो आपको एक टाइमलाइन का अंदाज़ा हो जाता है कि 85 से 90 डेज़ के बीच में आ रहा है या कितने दिनों में आ रहा है। तो मैंने जब लॉन्च किया था मार्च वाला, वो था 85 टू 90 डेज़ का टाइमलाइन चल रहा था। तो 80 डेज़ बाद कुछ 8 जून को मैं रोज़ मेल चेक करता था, लेकिन 8 जून को मैं ऐसे ही रैंडमली बैठा था, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे कि 16 मार्च वालों के वीज़ा आ रहे हैं। मुझे लगा ओके, हो सकता है मेरा भी आ गया हो। मैंने मेल खोला, चेक किया, वहाँ मेल आया हुआ था कि आप अपना GC चेक करो। अब ये मोमेंट होता है GC खोलने तक, ये मोमेंट से लेके बहुत नर्वसनेस, बहुत एंजाइटी। तो मैं गया सीधा PC पर, पापा मम्मी को बोला कि यार आप खोलिए ये क्योंकि मुझसे नहीं होगा ये, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने उनको कहा आप खोलो, और उसके बाद जब उन्होंने फाइल खोली वहाँ लिखा था अप्रूव्ड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज सो हैप्पी। फिर मुझे लगा कि ओके, अब मेरी जो मेहनत थी, मेरा जो सब्र था नवंबर से लेके जून तक का, क्योंकि मेरा ऑफर लेटर नवंबर में आया था, जून तक का सब्र अब वर्थ इट था। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बिल्कुल ही खाली गया, आप ऑक्यूपाइड रहते हो कहीं ना कहीं पूरे वीज़ा के प्रोसेस में। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी वो था पेशेंस। तो मैंने पेशेंस डेवलप करने के साथ साथ ये भी सीखा कि ओके, आप जब सब्र करते हो तो फल आता है, मेहनत करते हो वो ज़ाया नहीं जाती कभी भी। तो ये थी मेरी रिफ्यूज़ल से PPR आने तक की जर्नी। एंड मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है, मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि अगर आप किसी का रिफ्यूज़ल आया है, वैसे खुदा करे कभी किसी का रिफ्यूज़ल ना आए, पर अगर किसी का आता है मेरी तरह जैसा मेरा आया था, तो आपको अगर सेकंड टाइम फाइल करने में लगता है कि आपको SOE और SOP में किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ले लो एक बार के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारा ऑफकोर्स मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट टाइम है, उनको नहीं पता कहाँ जाएँ, कैसे करें। कुछ लोग ऑफकोर्स होते हैं जो खुद करते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस भी आती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे लगा था मुझे हेल्प लेनी चाहिए तो मैंने ले ली। आपको अगर लगता है तो आप ले लो। और आपको, मुझे नहीं पता, मैं कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कह सकता इससे लो उससे लो, क्योंकि मुझे नहीं पता। ऐसा भी मैंने सुना है कि काफ़ी जो कंसल्टेंसी हैं जो काफ़ी फ्रॉड भी करती हैं वो, तो मैं ऐसा किसी को नहीं कहूँगा कि किसी का नुकसान हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखना, जब SOP बनाओ, जब भी, कभी ये नहीं लिखना कि आप वहाँ रुकोगे, PR लोगे, जो भी करोगे, आपको कभी ये नहीं लिखना कि मैं वहाँ रुकूंगा। बहुत लोग जाते हैं वापस भी आ जाते हैं, बहुत लोग PR के लिए भी जाते हैं। तो आप चाहे दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, कभी ये नहीं लिखना कि मैं वहीं रुकूंगा। आपको हमेशा ये लिखना है सॉलिड रीज़न के साथ कि मैं वापस आऊँगा और क्यों आऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से रिजेक्शन होते हैं। आपको ढंग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप वापस आओगे और क्यों आओगे, चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली, बिजनेस या कुछ भी, तो वो आपको हमेशा मेंशन करना है। आगे मेरा जो भी मैसेज होगा वो ऐसे ही वीडियोस के थ्रू कन्वे करूँगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।